बच्चों नमस्ते। सभी को नमस्कार। कैसे हाल चाल हैं आप लोगों के बताइए। कैसे हाल चाल हैं आपके। आवाज़ आ रही है। रीना पारस सर राधे राधे। राहुल मीना राम राम जी। प्रविंद यादव नमस्कार। पप्पू कुमार यादव हेलो जी। टीटू पाल राधे राधे। सभी को राधे राधे। सभी को राधे राधे। बताइए कैसे हाल चाल हैं आप लोगों के। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है भाई। नमस्ते नमस्ते। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जय श्री राम। कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई हैं। ठीक पढ़ रहे हो। थोड़ा गर्मियों के दिन आ गए हैं। आलस के दिन आ गए हैं। हाँ आज पीवाईक्यू की क्लास करेंगे हम लोग। पहले एक बार हमने पीवाईक्यू किए थे पिछली एक क्लास में। और फिर आज हम लोग पीवाईक्यू आपको दिखाएंगे कि आपकी परीक्षा में और जो रेलवे की अन्य परीक्षाएं हो सकती हैं उनमें किस तरीके के सवाल आते हैं वो हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। दूसरा, पीवाईक्यू करने से एक ये भी हमें पता लग जाता है कि सवाल किस तरीके से आ रहे हैं। और हम जो पढ़ रहे हैं क्लास में, जो हम अपना डेली कीमती वक्त देते हैं, 1 घंटा जो हम लगातार अपना क्लास में देते हैं, उससे हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को भेदने में कितनी आसानी हो रही है। कितनी आसानी हो रही है ये भी हमें पीवाईक्यू से पता चलता है ना भाई। तो बच्चों पिछले हमने जो आज तक टॉपिक किए हैं उनके बारे में आज हम लोग पीवाईक्यू देखेंगे। ठीक है। तो आइए फिर। ब्राइटनेस कम कर दो थोड़ा। अच्छा। एक सेकंड, लेकिन ये तो पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो हमारी परीक्षाओं में पहले पूछे गए सवाल हैं उन्हें पीवाईक्यू कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। चलिए पहला सवाल लेते हैं। डाल्टन का सिद्धांत इनमें से किस नियम पर आधारित था। डाल्टन का सिद्धांत इनमें से किस नियम पर आधारित था। यह आपके ग्रुप डी में 2018 में सेकंड शिफ्ट में, 2018 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है। चलिए, डाल्टन के सिद्धांत को हमने बताया था कि डाल्टन ने एक बात बताई थी कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों के प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों के रासायनिक संयोजन से बना है। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों के रासायनिक संयोजन से बना है। तो डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया। डाल्टन का सिद्धांत था परमाणुवाद की थ्योरी। डाल्टन का सिद्धांत था परमाणुवाद की थ्योरी। और जो परमाणुवाद की थ्योरी थी, डाल्टन का जो परमाणुवाद की थ्योरी थी, डाल्टन ने सिद्धांत दिया था परमाणुवाद का सिद्धांत। और डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी पदार्थ हो वो छोटे छोटे कणों के रासायनिक संयोजन से बना है। उन्होंने कहा था कि एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर तत्व बनाते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर तत्व बनाते हैं और
कुछ तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर, कुछ तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बना देते हैं। तो क्या बता रहे हैं? मिलकर मिलकर बता रहे हैं कि परमाणु मिलकर क्या बताते हैं? परमाणु मिलकर बनाते हैं आपके तत्व को, तत्व मिलकर बनाते हैं आपके किसी भी यौगिक को। तो रासायनिक संयोजन के सिद्धांत पर आधारित था, रासायनिक संयोजन के सिद्धांत पर आधारित था। एक बात हो गई। दूसरी बात, सवाल नंबर 2 लेंगे। डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो डाल्टन ने बताई बातें उसके अनुसार कौन सा कथन सही है? ये भी देखते चलना कि क्या आपको आपकी क्लास में, आपकी किताब में ये बातें लिखी हैं या नहीं लिखी हैं। आपकी किताब में ये बातें लिखी हैं या नहीं लिखी हैं, ये भी चेक करते चलना। समान तत्वों के अणुओं के परमाणु द्रव्यमान और आकार समान होते हैं, परंतु रासायनिक प्रकृति समान नहीं होती। ऐसी बात नहीं है। एक अणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित होने योग्य तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन्होंने परमाणु की छोटी इकाइयों के तो बारे में कोई बात नहीं की। समान तत्वों के अणुओं का परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, उन्होंने परमाणु द्रव्यमान की भी कोई बात नहीं की। परमाणु द्रव्यमान की भी उन्होंने कोई बात नहीं की। परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण होते हैं, परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण होते हैं। उन्होंने कहा कि परमाणु जो होता है, परमाणु अविभाज्य कण होता है, परमाणु अविभाज्य कण होता है। अविभाज्य कण का मतलब क्या है? कि जिसे दोबारा से डिवाइड नहीं किया जा सकता, जिसे दोबारा से तोड़ा नहीं जा सकता। ये बात गलत साबित हुई डाल्टन की आगे जाकर, जब न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, तो लोगों ने कहा कि परमाणु को तोड़कर और छोटी छोटी इकाइयां होती हैं, परमाणु की और छोटी छोटी इकाइयां होती हैं। बात समझ में आ रही है क्या बच्चों? तो परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण होते हैं। सवाल नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया? निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया? रदरफोर्ड ने तो न्यूक्लियस के बारे में बताया कि न्यूक्लियस मॉडल दिया। बोर ने कक्षाओं की संख्या 2n² बताई। डाल्टन ने बताया कि जो है प्रोटॉन की खोज किसने की? डाल्टन ने। और नामकरण आगे जाकर किसने किया था? रदरफोर्ड ने। तो परमाणु की अविभाज्यता के बारे में सबसे पहले डाल्टन ने बताया था। चलिए अगला बात, सवाल नंबर 4, किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत दिया? पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत किसने दिया? पदार्थ की प्रकृति के बारे में सर एंटोनियो लेवुजियर ने सिद्धांत। ये भी ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है 2018 का। एंटोनियो लेवुजियर ने द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिया था, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का सिद्धांत दिया था, और उन्होंने कहा था कि द्रव्यमान को ना तो कम किया जा सकता है, ना ही पैदा किया जा सकता है, और ना ही बनाया जा सकता है। ये बात उन्होंने बताई थी। जोसेफ प्रोस्ट ने जो सिद्धांत दिया था वो था स्थिर अनुपात का सिद्धांत, कांस्टेंट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का सिद्धांत दिया था। डेमोक्रिट्स पहले आदमी थे जिसने परमाणु शब्द दिया, जिसने सबसे पहले परमाणु शब्द दिया वो व्यक्ति डेमोक्रिट्स थे। एक बच्चा था जिसने टेलीग्राम पर मुझे अपने कुछ नोट्स शेयर किए थे, उस बच्चे का नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना बेहतर उसने नोट्स बनाया था कि मेरे मन में इतनी अच्छी आवाज उस बच्चे के लिए आई कि देखिए कितने सारे बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जो इतना बेहतर तरीके से काम करते हैं। जॉन डाल्टन ने ऐसा किया, और मैंने क्लास में बोला था परमाणु शब्द को लेकर, उन्होंने नोट बना के अलग से इसको बना रखा था, नोट बना के इसको लिखवा रखा था। चलिए बात आगे चलेंगे, सवाल नंबर 5 पर चलते हैं। सवाल नंबर 5 कहता है किसी भी तत्व का वह छोटा कण, किसी भी तत्व का वह सबसे छोटा कण जो अपने गुणों को बनाए रखता है क्या कहलाता है?
अपने गुणों को बनाए रखता है, वैसे क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? किसी भी तत्व का बोल रहा है। हमने आपको बताया कि कोई भी तत्व हो या कोई भी यौगिक हो, कोई भी तत्व हो या कोई भी यौगिक हो, इसकी सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे अणु कहते हैं। इसकी सबसे छोटी इकाई जो होती है अणु कहते हैं। 2024 में आया हुआ सवाल है। अणु की खास बात यह होती है स्वतंत्र अस्तित्व में रह सकता है, स्वतंत्र अस्तित्व में रह सकता है, जबकि परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रहता। वह किसी ना किसी से रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए तत्पर रहता है, तत्पर रहता है। ठीक है सर, ये बताया अणु, ये बताया अणु। इसमें अगर परमाणु शब्द दिया गया होता तो आपको कंफ्यूजन की चांसेस बढ़ जाते, लेकिन इसमें परमाणु शब्द है ही नहीं, अणु शब्द है। रट्टा भी मार लीजिए, याद भी कर लीजिए कि तत्व और यौगिक की सबसे छोटी इकाई अणु होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपारमाणविक कण नहीं है? साल 2024 की शिफ्ट 1 में आया है। कौन सा अपारमाणविक कण नहीं है? अपारमाणविक कण वो होते हैं, अपारमाणविक कण वो होते हैं जो किसी परमाणु के भीतर पाए जाते हैं। परमाणु के भीतर पाए जाने वाले कणों को अपारमाणविक या उपपरमाणविक इकाइयां कहते हैं। अपारमाणविक या उपपरमाणविक इकाइयां कहते हैं। ठीक है सर। न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन के मतलब आपके एटम के भीतर नाभिक होता है, नाभिक के भीतर प्रोटॉन भी मिलते हैं, न्यूट्रॉन भी मिलते हैं, और उसकी बाहर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भी मिलते हैं। उपपरमाणविक कण अणु नहीं है। सवाल 2024 में आया है। सवाल नंबर 7 पर आएंगे। शब्द परमाणु को किसने खोजा सबसे पहले? ग्रुप डी 2018 में आया हुआ सवाल। शब्द परमाणु को सबसे पहले किसने खोजा? खोजने वाला व्यक्ति तो डेमोक्रिटस था, डेमोक्रिटस था। डाल्टन ने जो है परमाणुवाद थ्योरी को दिया था, डाल्टन ने परमाणुवाद सिद्धांत दिया था, डाल्टन ने परमाणुवाद सिद्धांत दिया था। सर कणाद ने भी परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया था, कणाद ने भी परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, अविभाज्य कण है। और इन्होंने अपनी पुस्तक वैशेषिक में ये बात लिखी थी, अपनी पुस्तक वैशेषिक में ये बात इन्होंने लिखी थी, इन्होंने ये बात लिखी थी। जब डेमोक्रिट्स की बात कहते हैं तो इन्होंने ही सबसे पहले शब्द परमाणु दिया था, सबसे पहले शब्द परमाणु दिया था। क्लास में भी आपको नोट्स के दौरान ये बात बताई गई है। ठीक है। सवाल नंबर 8 पर आए। परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर क्या बन जाते हैं? परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर क्या बन जाते हैं? पिछली क्लासेस में मैंने आपको ऐसा समझाने की कोशिश की थी। ये आरआरबी 2019 का सवाल है कि जब परमाणु होते हैं और परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो अणु बनाते हैं। एटम जब आपस में जुड़ते हैं, एटम जब आपस में जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। जब अणु आपस में जुड़ जाते हैं तो तत्व बना लेते हैं, तो एलिमेंट बना लेते हैं, एलिमेंट बना लेते हैं। और जब तत्व आपस में जुड़ेंगे तो सर यौगिक बना लेते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं, और ये चेन इस प्रकार से आगे चलती रहती है, कंपाउंड बना लेते हैं। तो परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल क्या है? मान के चलिए कि ये ऑक्सीजन है। ये क्या है? ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन का एक परमाणु है, ऑक्सीजन का एक परमाणु है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलकर O2 बनाते हैं, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलकर O2 बनाते हैं, O2 बनाते हैं। इसीलिए ये जो O2 है ये एक प्रकार का अणु है। O2 जो है ये एक प्रकार का अणु है। अगर आप देखेंगे इसको और बेहतर तरीके से अगर आप समझना चाहते हैं तो आप ये कहेंगे कि इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 8 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, 8 होता है। तो इसकी कक्षा बनती है 2 1s2 1s2 2s2 1s2 2s2 और 2p4। ये इसकी कक्षा बनती है, ये इसकी कक्षा बनती है।
इसकी बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 6 और इसको 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसकी चित्र ऐसे बनेगी, ये ऑक्सीजन है 2 4 6, ऐसे इसके पास है ऐसे। तो ये क्या करता है, जो आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ऐसा मान के इसको मैं ऐसे बनाऊंगा, ये इन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेता है, इन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेता है। तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसको हम लोग अणु कहते हैं, इसको हम लोग अणु कहते हैं। ठीक है, चलिए अणु हो गई। एक बच्चा कह रहा है सर आप गलत बता रहे हो तो आप मत पढ़िए, अगर मैं गलत बता रहा हूं तो आप बिल्कुल मत पढ़िए। ठीक है, चलिए सवाल नंबर, निम्नलिखित में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? सबसे अधिक परमाणु किस में होते हैं? ये ग्रुप डी में 2018 में आया हुआ सवाल है। सबसे ज्यादा परमाणु किस में होते हैं? ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है। देखिए एक बार, यहां हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 1। नाइट्रोजन का कितना है? 1। ऑक्सीजन के कितने हैं? 2। 1 और 1 2 और 2 4 हो गए। यहां हाइड्रोजन के कितने हैं? 2। सल्फर के कितने हैं? 1। ऑक्सीजन के कितने हैं? 4। 2 और 4 6 और 1 7 हो गए। कार्बन का कितना है यहां पर? 1। ऑक्सीजन का कितना है? 2, तो 3 हो गए, 3 हो गए। यहां देखेंगे तो कैल्शियम जो है 1 है, OH के 2 हैं, तो 2 और 1 3 हो गए, 3 हो गए। अगर इस तरीके से हम इसमें देखेंगे तो यहां देखने पर हमें यह पता लगेगा कि सबसे ज्यादा जो परमाणु होते हैं वो H2SO4 वाले इस यौगिक में होते हैं, H2SO4 वाले इस यौगिक में होते हैं। बात ठीक है, बात ठीक है। तो सवाल नंबर 10 पर आइए कि पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है तथा मूल पदार्थ के गुणों को बनाए रखता है, तथा मूल पदार्थ के गुणों को बनाए रखता है। ठीक है, चलिए ध्यान से, चलिए इस बार बताऊंगा उनका नाम, चिंता ना करो। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है तथा मूल पदार्थों के गुणों को बनाए रखता है, उसे हम लोग अणु कहते हैं, उसे हम लोग अणु कहते हैं, अणु, इसे हम लोग अणु कहते हैं। अभी हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, अभी हम लोग पढ़ते हुए आए हैं कि पदार्थ का सबसे छोटा कण है, पदार्थ का सबसे छोटा कण अणु होता है, वह स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। जब हम ये बात कहते हैं ना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, तो वह परमाणु की तरह रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता है, वह स्थिर कण हो जाता है, एक प्रकार का स्थिर कण हो जाता है। सवाल नंबर 11 पर आएंगे, किस यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहते हैं? ग्रुप डी में 2018 में आया गया सवाल है, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है, सवाल ये है। ठीक है सर, सबसे छोटी संभव इकाई अणु कहलाती है। किसकी? यौगिक की और यौगिक या तत्व की सबसे छोटी इकाई को हम अणु कहते हैं। यौगिक या सब, आपके नोट्स में भी ये बात लिखवाई गई है, ये बात नोट्स में भी लिखवाई गई है। ठीक है, सवाल नंबर 12 पर आते हैं, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसकी क्या कहते हैं? देखिए ध्यान से, 2 परमाणु, 2 ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर O2 बनाते हैं, तो हम कहते हैं कि ऑक्सीजन बनाने में कितने परमाणु यूज हुए? 2। तो ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी हो गई? ऑक्सीजन की एटमोसिटी, ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी हो गई? एटमोसिटी कितनी हो गई? सर 2 हो गई। परमाणुकता या एटमोसिटी से क्या मतलब है? इससे मतलब है कि किसी अणु को बनाने में कितने परमाणुओं को यूज किया गया, किसी अणु को बनाने में कितने परमाणुओं को यूज किया गया, इसे एटमोसिटी कहते हैं, इसे एटमोसिटी कहते हैं, इसे एटमोसिटी कहते हैं। जैसे अगर आप ये कहें कि सर, जैसे आप ये कहें कि सर जो आपका हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन, आप सुनिए सुनिए ध्यान से, आप ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की परमाणुकता 2 होती है, फास्फोरस की परमाणुकता 5 होती है। बात समझ रहे? नाइट्रोजन की परमाणुकता ऐसे करके हम लोग, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए तो ये क्या होगा, परमाणुकता। आगे चलते हैं। एक डैश को किसी डैश के हिस्से या एक यौगिक के रूप में डैश अंश के रूप में परिभाषित किया जाता है जो स्वतंत्र अस्तित्व रखता है और तत्व के सभी गुण दर्शाता है। तो हम कहेंगे एक अणु को, एक अणु को कब आया है, ग्रुप डी में आया है, 2018 में आया। एक अणु को किसी तत्व के, एक अणु को किसी तत्व के हिस्से या एक यौगिक के सबसे छोटे, एक यौगिक के सबसे छोटे अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम है, उसके सभी तत्व के गुणों को दर्शाता है, सबसे छोटे गुणों को दर्शाता है। ठीक है। एटमोसिटी ऐसे निकालते हैं सिंपी कि उसमें देखना होता है कि उसमें परमाणु कितने होते हैं, आप पढ़ोगे आगे। चलिए, तो ये कहा एक अणु, एक तत्व, सबसे छोटा अणु। अणु जो होता है किसी भी तत्व का, किसी भी यौगिक का सबसे छोटा अंश होता है, सबसे छोटा अंश होता है, सबसे छोटा अंश होता है। पढ़ने पर ध्यान दो, बेकार के कमेंट मत लिखो। यहां कमेंट लिखने में टाइम बर्बाद करोगे तो जीवन बर्बाद की संभावना भरपूर हो जाएगी। पढ़ने पर ध्यान दो, ठीक है। 1931 में बीटा 6 के लिए ऊर्जा और संवेग का संरक्षण का उपयोग करते हुए एक नए कण की खोज की गई, एक नए कण की खोज की गई जिसे अब न्यूट्रिनो कहते हैं, जिसे अब न्यूट्रिनो कहते हैं। इसके अस्तित्व का पूर्वानुमान किसने किया था, ये सवाल पूछना चाहता है कि अस्तित्व, ये जो आपका न्यूट्रिनो है इसकी खोज किसने की थी, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी। ठीक है। न्यूट्रिनो जो होता है इसे घोस्ट पार्टिकल भी कहते हैं, न्यूट्रिनो को घोस्ट पार्टिकल भी कहते हैं। घोस्ट पार्टिकल इसलिए कहा जाता है ये मासलेस और चार्जलेस होता है। मासलेस और चार्जलेस से तो होता है, इस पर ना द्रव्यमान होता है ना इस पर आवेश होता है, किसी भी शरीर के आर पार आ जा सकता है, किसी भी शरीर के आर पार आ जा सकता है, आर पार आ जा सकता है। इसकी खोज करने वाले व्यक्ति वोल्फगैंग पाउली थे, इसकी खोज करने वाले व्यक्ति वोल्फगैंग पाउली थे। ठीक है। 2025 का सवाल है, तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या, अपडेटेड सवाल है, ये दिखाई नहीं दे रहा है तुम्हें जो ये कह रहे हैं कि अपडेटेड सवाल है, ये दिख नहीं रहा है क्या लिखा है यहां। सवाल नंबर अगला, निम्नलिखित में से किसे न्यूक्लियन कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसे न्यूक्लियन कहा जाता है। न्यूक्लियन किसे कहते हैं, न्यूक्लियन का मतलब होता है नाभिक के भीतर वाले कण, न्यूक्लियन को कहा जाता है नाभिक के भीतर के कण। नाभिक के भीतर के जो कण होते हैं उन्हें न्यूक्लियन कहा जाता है। नाभिक के भीतर न्यूट्रॉन मिलते हैं, नाभिक के भीतर प्रोटॉन मिलते हैं, न्यूट्रॉन मिलते हैं, प्रोटॉन मिलते हैं। तो सर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ही न्यूक्लियंस कहा जाता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ही न्यूक्लियंस कहा जाता है, न्यूक्लियंस कहा जाता है। ठीक है सर, किसे कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियंस कहा जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियंस कहा जाता है। अगला सवाल लेते हैं। सामान्यतः परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं, ये आरआरबी 19 में आया, 24 में आया। सामान्यतः परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। रदरफोर्ड ने हमें यह बताया था, रदरफोर्ड ने हमें यह बताया था कि जो कोई परमाणु होता है उसका सबसे केंद्रीय भाग जो होता है उसे हम नाभिक कहते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप किसकी
किसकी खोज की गई? जब रदरफोर्ड ने अल्फा कणों को एक सोने की पन्नी पर डाला, जब रदरफोर्ड ने अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर डाला, तो उसने बताया कि कुछ किरणें पार हो जाती हैं, कुछ किरणें डिविएट हो जाती हैं, कुछ किरणें वापस आ जाती हैं। उसने बताया कि जो किरणें वापस आ गई हैं वो किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से टकराकर वापस आई हैं। और वो जो परमाणु का केंद्र होता है, वो जो सबसे उसका पिछला हिस्सा होता है, जैसे ये नाभि है, नाभि से शब्द बना नाभिक। तो परमाणु के नाभिक की खोज किसने कर दी? ये रदरफोर्ड ने कर दी। और इसके लिए कौन सा प्रयोग किया गया? अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग इसके लिए किया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहते हैं? द एंटी पार्टिकल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि पॉजिट्रॉन है। एनटीपीसी 17 में आया गया सवाल पॉजिट्रॉन है। सवाल कैसे बना था कि पॉजिटिव चार्ज होता है और गुण रखता है इलेक्ट्रॉन की तरह। चार्ज होता है पॉजिटिव, गुण रखता है इलेक्ट्रॉन की तरह, तो ये शब्द बन जाता है पॉजिट्रॉन। ठीक है सर, पॉजिट्रॉन। इसकी खोज एंडरसन ने की थी। बहुत बढ़िया, इसकी खोज किसने की थी? एंडरसन ने। बहुत बच्चों के सवाल बहुत अच्छे आ रहे हैं, जवाब बहुत बढ़िया आ रहे हैं बच्चों के। चैडविक ने किसकी खोज की थी? 2021 में आया सवाल है। चैडविक ने 1932 में खोज की थी न्यूट्रॉन की खोज की थी 1932 में। और इसने बताया कि ये एक आवेश रहित कण है। कैसा कण है? ये एक आवेश रहित कण है। ये एक प्रकार का चार्जलेस पार्टिकल है। आवेश रहित कण है, चार्जलेस पार्टिकल है। ये किसने बताया? ये जे चैडविक ने बताया। सवाल नंबर 20 पर आए। एक इलेक्ट्रॉन में कितना ऋणात्मक आवेश होता है? कितना चार्ज होता है? तो हमने कहा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। -19 कूलाम जो होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, अच्छा, अगर हम 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलाम कर दें, तो ये जो चार्ज है ये प्रोटॉन का चार्ज है। प्रोटॉन का चार्ज है। किसका चार्ज है? ये प्रोटॉन का चार्ज है। ये 18 में आपके ग्रुप डी में आया, फिर उसी शिफ्ट में आया दूसरी में, और आरआरबी में 19 में आया हुआ सवाल है। ठीक है, चार्ज भी आपको लिखवाया गया है। न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मौजूद होते हैं? क्या क्रोमियम में, हाइड्रोजन में, कार्बन में, मैग्नीशियम में, किसमें होते हैं? ये पूछ रहा है। ग्रुप डी 2018 का सवाल है। ये पूछता है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि हाइड्रोजन ऐसे लिखते हैं, ऐसे। ये इसको कहते हैं परमाणु क्रमांक। जो इसके पैरों में लिखा जाता है ना, उसे कहते हैं परमाणु क्रमांक। जो पैरों में लिखा होता है उसे परमाणु क्रमांक कहते हैं। और जो यहां सिर पर लिखा होता है उसे द्रव्यमान संख्या कहते हैं, उसे मास नंबर कहते हैं। और जब इसमें से न्यूट्रॉन की संख्या, इसे ए से डिनोट करते हैं, इसे जेड से डिनोट करते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या को निकालने के लिए ए माइनस जेड बराबर न्यूट्रॉन करते हैं। ए है यहां पर 1, जेड भी यहां पर 1 है, न्यूट्रॉन की संख्या 0 हो जाएगी। एकमात्र ऐसा तत्व हाइड्रोजन है। एकमात्र तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। एकमात्र तत्व है
जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, एकमात्र तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। हमारे पास अभी तक ज्ञात 118 तत्व हैं, अभी तक हमारे पास ज्ञात 118 तत्व हैं, उनमें से सिर्फ एक कण ऐसा है, एक तत्व ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, उसे हम हाइड्रोजन कहते हैं, उसे हम हाइड्रोजन कहते हैं। सर अगर हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन को ही आदर्श ईंधन कहा जाता है, आगे जाकर आप अपनी क्लासेस में पढ़ेंगे, इसे आदर्श ईंधन भी कहते हैं, इसे फ्यूचर फ्यूल, भविष्य का ईंधन भी इसी को कहा जाता है, भविष्य का ईंधन भी इसी को कहा जाता है। यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व यही है, लगभग 75% से ज्यादा ब्रह्मांड में हाइड्रोजन ही पाया जाता है, हाइड्रोजन ही पाया जाता है। ठीक है सर, बात क्लियर है क्या? देखें, चलिए ये हो गई इलेक्ट्रॉन का 1.6 माइनस 10 की माइनस 19। चलिए यहां से आगे, कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? ग्रुप डी के 2018 में आया गया सवाल है, कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? उप परमाणु कण नहीं है, ठीक है, उप परमाणु कण नहीं है। विच इज नॉट अ सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम। न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, जीनोन नहीं है। जीनोन एक निष्क्रिय गैस है, जीनोन एक निष्क्रिय गैस है जो ग्रुप 18 में आती है। आगे जाकर आप परसों की क्लास में आवर्त सारणी पढ़ना सीखोगे तो वहां इन सारी बातों को सीखोगे। और अष्टक नियम को पूरा करती है। क्या करती है? अष्टक नियम को पूरा करती है। इसके बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए ये किसी से रासायनिक क्रिया करने में बहुत ज्यादा उत्प्रेरित नहीं होती है। कौन सा उप परमाणु कण नहीं है? ये नहीं है। सवाल नंबर लेंगे 23, और सवाल नंबर 23 कहता है प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है। कितना आवेश होता है प्रोटॉन में? तो पीछे पढ़कर आए हैं, यह भी आपके ग्रुप डी के 2018 का ही सवाल है कि 1.6 इंटू 10 की पावर 19। अच्छा देखते हैं विशाल, 1 मिनट रुक जाओ, देखेंगे आपकी बात भी, ठीक है। हाँ, मंडे को मंडे को नहीं, ट्यूसडे को पढ़ाएंगे पीरियोडिक टेबल। मंडे को एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसे पढ़ा के फिर आगे चलेंगे। बोर मॉडल के अनुसार द्वितीय ऊर्जा स्तर के लिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? बोहर मॉडल यह बताता है कि 3 KLMN 4 कक्षाएं या इस तरीके की आगे कक्षाएं हो सकती हैं। सूत्र निकलता है 2n स्क्वायर के माध्यम से। यदि n की संख्या 1 हो जाए तो ये 2 हो जाती है। ये कह रहा है द्वितीय ऊर्जा स्तर, तो 2 गुणा 2 की पावर अगर मैं 2 कर दूं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से आप लोग समझ रहे हैं, इसकी मुझे बहुत खुशी है, इसकी मुझे बहुत खुशी है कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। ये आपके 8 है, ठीक है। तो 2, 8, 18 और 32 ये आपने पहली क्लास में समझा हुई है सारी बातें। सवाल संख्या लेता है 25, बहुत अच्छा सवाल 25 में 2024 में आया आरआरबी टेक्नीशियन में। देखिए आप इसे बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में है और गलत है? कौन सा गलत की बात करता है, कौन सा गलत है, ये बात पूछता है। परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा होता है। हां, धन आवेश लाल भाग की तरह बिखरा होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के भीतर धसे होते हैं। ये बात तो ठीक है, पर यह गलत पूछता है। परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है, इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं, ये बात भी ठीक है। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परमाणु में समान नहीं होते, इसलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन नहीं होते, यह बात गलत है।
थॉमसन ने कहा था थॉमसन ने कहा था कि जो आपका ये है परमाणु होता है, उस परमाणु में एक धन आवेशित कण होता है, परमाणु में एक धन आवेशित कण होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। लेकिन थॉमसन ये कहता है कि धन आवेश और ऋण आवेश, धन आवेश और ऋण आवेश बराबर बराबर मात्रा में होते हैं। इसलिए परमाणु जो है वो विद्युत का उदासीन कण है, इसलिए विद्युत का उदासीन कण है। ठीक है, चलिए ये बात गलत हो गई, बाकी तीनों बातें ठीक हैं। ये भी कहता है धनात्मक परिमाण में समान होते हैं, विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि आप टेलीग्राम पर जवाब नहीं देते। मैं हर बच्चे का जवाब देने की कोशिश करता हूं। आप लोग अगर जवाब आपको मिलता है तो आप इस भाई को बताएं कि क्या मैं जवाब टेलीग्राम पे देता हूं या नहीं देता हूं। रोजाना मैं आपको जवाब देता हूं, ठीक है, सही सवालों के जवाब मैं डेली टेलीग्राम पर आपको देता हूं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहां पर होता है? रदरफोर्ड के अनुसार कहां पर सबसे ज्यादा परमाणु का, श्वेता साक्य, श्वेता की बात सुन लेते। आप 80% गलत पढ़ा रहे हैं। श्वेता की बात एक बार सुन लेते हैं, कहां गया इनका कमेंट। सर नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होता है 78%। आप गलत, हमारे फ्यूचर का सवाल है, RWA को छोड़ दो। अच्छा श्वेता, पहले अकल सीखो बात करने की। वायुमंडल में 78% जो होता है, 78% श्वेता वायुमंडल में गैस होती है, वायुमंडल में गैस होती है, गैस, ठीक है ना। और हम कह रहे हैं ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा तत्व कौन सा होता है? ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा तत्व कौन सा होता है? 75% से ज्यादा हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन। अकल से सीखो बेटा, अकल से सीखो, ठीक है अकल से सीखिए। चलिए, स्थिर रदरफोर्ड में परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु की अधिकांश द्रव्यमान कहां स्थिर होता है? तो परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान उसके नाभिक में स्थित होता है। रदरफोर्ड ने क्या बताया था? उसका जो है नाभिक में स्थित होता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 27 पर चलते हैं। क्या कहते हैं? बोहर ने अपने परमाणु मॉडल में विभिन्न इलेक्ट्रॉन कक्षाओं को दर्शाने के लिए निम्नलिखित किन प्रतीकों का प्रयोग किया? टेक्नीशियन 2024 में सवाल आया, किन प्रतीकों का प्रयोग किया? किन प्रतीकों का प्रयोग किया? सर उन्होंने KLMN प्रतीकों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा इसे KLMN से या 1 2 3 4 ऐसे करके दर्शा सकते हैं। ये बोहर ने मॉडल दिया था, ये मॉडल बोहर ने दिया था। ठीक है, चलिए रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अल्फा कण कहां पर डाले? रदरफोर्ड ने कहां पर परमाणु को डाला, मतलब कहां पर अल्फा कणों को डाला? तो अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर डाला, अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर डाला, सोने की पन्नी पर डाला। और सोने की पन्नी पर डालने के बाद उन्होंने एक मॉडल दिया जिसे नाभिकीय मॉडल कहा गया। जिसे कौन सा मॉडल कहा गया? जिसे नाभिकीय मॉडल कहा गया, न्यूक्लियर मॉडल कहा गया। और ऐसा कहा गया, इसी मॉडल को आगे चलकर सोलर सिस्टम, सौर मंडलीय मॉडल भी कहते हैं, सौर मंडल मॉडल भी कहा गया आगे चलकर, क्योंकि इस परमाणु के नाभिक के चारों तरफ कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन सजे होते हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन सजे होते हैं जैसे किसी जो है सौरमंडल में ग्रह सजे होते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 29 की बात करेंगे। बोहर के एटम के मॉडल की अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, 2018 में ही ग्रुप डी में आया। अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को हीट देते हैं, उष्मा देते हैं, अगर आप किसी परमाणु को अगर आप हीट देते हैं तो हीट लेने के बाद
इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं। हीट लेने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, और उत्तेजित होने के बाद अगली कक्षा में चले जाते हैं, अगली कक्षा में चले जाते हैं। और जब ये उष्मा को जब एब्जॉर्ब करते हैं, उष्मा को एब्जॉर्ब करते हैं तो अगली कक्षा में चले जाते हैं। और जब उष्मा को रिलीज करते हैं, उष्मा को छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, तो पिछली कक्षा में आ जाते हैं। यह कहता है जब उष्मा को अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं हीट को, तो कहां जाते हैं? उन्होंने कहा कि अगली बाहरी कक्षा में चला जाता है। यह अगली बाहरी कक्षा में चला जाता है। जब इसको एब्जॉर्ब किया जाता है तो उसे बाहरी कक्षा में चला जाता है, बाहरी कक्षा में चला जाता है। ठीक है, चलिए, किसी परमाणु की कक्षा में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र से दर्शाई जाती है? किस सूत्र से दर्शाई जाती है? सर 2n² से दर्शाया जाता है, 2n² से दर्शाया जाता है। यह बात बोहर ने ही बताई थी कि अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 2n² हो सकती है। कितनी हो सकती है? 2n² हो सकती है। सवाल नंबर 31 पर आए, एम कोक्स में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है? ग्रुप डी 18 में, ग्रुप डी 18 में, और फिर ये एएलपी वगैरह में आया हुआ सवाल है। तो के एल एम और एन, के एल एम और एन, इसमें 8 हो सकती है, इसमें के में आएंगे, इसमें 2 हो सकती हैं, इसमें 8 हो सकती है, इसमें 18 हो सकती है, इसमें 32 हो सकती है। ये पूछ रहा है एम में कितनी हो सकती है? निकलकर कहां से आती है? निकलकर कहां से आती है? 2n² से निकलकर आती है। तो ये आपकी 18 है, 18 है। ठीक है, आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें। सवाल नंबर 31 के बाद 32 पर आएंगे। एन कोष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो अभी अभी बताया है के एल एम और एन। एन कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम संख्या 32 हो सकती है। इस संख्या को बोहर ने बताया था 2n² के माध्यम से। बोहर ने बताया था 2n² के माध्यम से। चलिए, सवाल नंबर अगला लेंगे। एक तत्व की परमाणु संख्या अगर 13 है, एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इसमें कितने सेल होंगे? बहुत अच्छा सवाल है। कितने सेल होंगे? ग्रुप डी 18 में ही आया। अगर इसकी परमाणु संख्या 13 है तो इसमें कितने सेल आएंगे? तो देखिए, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 और 2 10 हो गए। और तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 होंगे। तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 होंगे। तो अगर परमाणु संख्या 13 है तो इस तत्व में कितने सेल होंगे? इसमें 3 सेल होंगे, इसमें 3 कक्षाएं होंगी। पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 आ सकते हैं। तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 3 आ सकते हैं। तो सेलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। चलिए, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की संख्या कितनी है? इस सवाल को करने के लिए 2022 का ग्रुप डी का सवाल है। इस सवाल को करने के लिए आपको कार्बन का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। कार्बन का परमाणु क्रमांक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये जो आपका कार्बन है, ये जो आपका कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, 6 होता है। तो पहली कक्षा में कार्बन की 2 आ सकते हैं और अगली कक्षा में कार्बन की जो है शामिल कोषों की संख्या कितनी है? 4 आ सकते हैं। तो कार्बन में कितनी हुए? 2 हो गए। कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, चलिए, ये आपको परमाणु क्रमांक अगर नहीं पता होगा तो आप इस बात को नहीं जान पाएंगे। सवाल नंबर अगला, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के सबसे बाहरी कक्षा में जो आने वाले इलेक्ट्रॉन है, किसी भी परमाणु की सबसे बाहरी वाली कक्षा में जो आने वाले इलेक्ट्रॉन है, उन्हें संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है।
सबसे बाहर वाली कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। ठीक है, संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। चलिए सवाल नंबर 36, यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? अगर एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो अगर हम देखेंगे परमाणु क्रमांक 8 है तो पहली कक्षा में 1s2 आ जाएगा, पहली कक्षा में 2 आ जाएगा और अगली कक्षा में 6 आ जाएंगे। तो 2 और 6 हो जाएगा, 2 और 6 हो जाएगा। 2 और 6 हो जाएगा। सवाल नंबर 37, जिस परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता कितनी होती है? किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण अगर हो जाए तो उसकी संयोजकता कितनी होती है? उसकी संयोजकता 0 होती है। अगर किसी भी एटम की सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाए, तो उसकी संयोजकता 0 हो जाती है। अगर 8 हो जाए, अष्टक के नियम का पालन कर दे तो उसकी संयोजकता 0 हो जाती है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी? यह बहुत अच्छा सवाल है आपका, यह बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनना कि अगर संयोजकता अगर किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 या 4 होती है तो उसकी संयोजकता यही होती है, 1, 2, 3, 4 होती है। लेकिन अगर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, 6, 7 होती है तो या 8 होती है तो उसे 8 में से घटाते हैं। जैसे यहां लिखा है कि 2, 8 और 7 है, पहली कक्षा में 2 है, अगली कक्षा में 8 है, अगली कक्षा में इसने बताया अगली कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, अगली कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन इसके बनते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो अगली कक्षा में हम लोग 7 को 8 में से घटा देंगे, 7 को 8 में से घटा देंगे तो संयोजकता 1 हो जाएगी, संयोजकता 1 हो जाएगी, संयोजकता 1 हो जाएगी। ठीक है ना? चलिए बहुत अच्छा। सवाल नंबर, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? पिछली क्लास में आप पढ़कर आए हैं प्रोटोनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं, प्रोटोनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहा जाता है। और जितनी प्रोटोनों की संख्या होती है किसी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतनी ही होती है, तो 2 और 8, 10 और 7, 17 अगर किसी में इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी उसमें 17 हो जाएंगे और परमाणु क्रमांक उसका 17 हो जाएगा। और अगला सवाल लें, आज के क्लास का यह आखिरी सवाल है कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर 2, 8, 5 है तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? अगर किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5 है तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? तो 2 और 8, 10 और 5, 15 होगी। 2, 8, 10 और 5, 15 होगी। ये सवाल जो मैंने आपको बताए ये इसलिए दिखाए गए कि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं है, आपको धैर्य रखकर रिवीजन करने की जरूरत है। जब आप धैर्य रखकर रिवीजन करेंगे तो बात ठीक हो जाएगी। अच्छा, एक भैया कह रहे हैं कि सवाल नंबर 23 बता दीजिए। सवाल नंबर 23 सुनिए ध्यान से, क्या दिक्कत है सवाल नंबर 23 में? ये देखिए सवाल नंबर 23, प्रोटॉन में धनात्मक आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर 19 होता है।
हाँ आशीष बताओ, आपकी बात सुन रहे हैं बेटा, बताओ भैया। क्या बात करनी है? 18 नंबर बता दीजिए। अच्छा भैया 18 और 28, ठीक है। 18 और 28 कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। 18 में हम यहां आ गए। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन या एंटी? अच्छा अच्छा, इसमें दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि पॉजिट्रॉन को एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं भाई इसमें। दोनों ऑप्शन इसमें हो सकता है, क्योंकि पॉजिट्रॉन को एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। पॉजिट्रॉन को एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। एक भैया कह रहे हैं 28 बता दें। ठीक है जी। लो 20, लो 20 कह रहा है कोई भाई। इलेक्ट्रॉन में कितना ऋणात्मक आवेश होता है? तो ठीक तो है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। और प्रोटॉन में होता है ये, तो क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है, चलिए अब आप लोग इसे देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। कोई बात होगी तो आप इसे, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, और आप टेलीग्राम पर आप जो है बता दीजिएगा। कोई सवाल होगा तो टेलीग्राम पर बता दीजिएगा। चलिए आज के लिए नमस्ते, धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहिए।